तो आज हम करेंगे रिवीजन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। ठीक है, इसको करवाने से पहले एक दो क्लैरिफिकेशंस, क्या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है? हाँ है। क्या ये एग्जाम में आएगा? 100% आएगा। अब बात आती है हम रिवीजन नोट्स कौन से यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने ये रिवीजन नोट्स जो हैं वो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, उसका लिंक कि वो आपको कहाँ पे मिलेगी, मेरी ऐप है आयुषी बंसल क्लासेस, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। आप प्ले स्टोर पर जाकर ऐप इंस्टॉल कर लो, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, अभी के लिए जो भी बुक है बस टॉपिक सेम है, समझ लो इसको। ठीक है, अब ये कंपोजिशन स्कीम होती क्या है? तो देखो, अब ये जो नॉर्मल वाली स्कीम थी, हमें पता है अगर किसी भी पर्सन ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया तो उसके बाद हर बार जब भी कस्टमर कुछ लेकर जाएगा, वो कुछ भी सप्लाई करेगा, उसको उससे जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। अब जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ेंगी, यानी बहुत सारे झंझट। क्या वो कुछ कर सकता है जो इन झंझट से बच जाए? हाँ, अगर उसकी टर्नओवर, अगर वो एक स्मॉल टैक्स पेयर है, स्मॉल टैक्स पेयर मतलब अगर उसकी टर्नओवर एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट तक है, कहाँ तक है? एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट तक है, तो उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव स्कीम दी गई है, उसका नाम है कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, अब मैंने बोला ये टॉपिक एग्जाम में आने वाला है, तो सेक्शन नंबर याद करेंगे? बिल्कुल करेंगे। सेक्शन नंबर है सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। ठीक है, याद करो, जल्दी से रिपीट करो, सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। ठीक है, अब ये स्मॉल टैक्स पेयर है, ये किस बेसिस पे डिसाइड होगा? सो इट विल बी डिसाइडेड अपॉन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर कितनी है वो भी बात करते हैं। पहले कंपोजिशन स्कीम, अब पता है क्या होता है? हमने आज का रिवीजन सेशन देखना स्टार्ट किया आयुषी मैम के साथ, पूरा रिवीजन सेशन देखेंगे। क्यों? ऑब्जेक्टिव क्या है? एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहिए। यस, तो हमने कंपोजिशन स्कीम लेकर आए हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव, जिससे कि सिंप्लिसिटी आ सके, क्योंकि कैसा होगा, अब उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इतनी नहीं बनानी पड़ेगी। सेकेंड, कंप्लाइंस कॉस्ट कम हो सके। कंप्लाइंस कॉस्ट कैसे कम होगी? मैंने बोला बुक्स नहीं बनानी पड़ेंगी, बुक्स बनाने के लिए अकाउंटेंट बुलाना पड़ता, वो नहीं बुलाना पड़ेगा, तो कंप्लाइंस कॉस्ट कम हो जाएगी। अब क्या ये स्कीम मैंडेटरी है? मतलब स्मॉल टैक्स पेयर को इसमें आना ही पड़ेगा? नहीं, ये ऑल्टरनेटिव स्कीम है, ये ऑप्शनल स्कीम है। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है एक सब्सटीट्यूट है, यानी ओरिजिनल स्कीम भी उसके लिए अवेलेबल है, वो जिसमें चाहे उसमें वो ले सकता है पार्ट। इट्स अ वॉलेंट्री स्कीम, यानी कभी भी गवर्नमेंट आपको आकर नहीं कहने वाली आपको कंपोजिशन में आना पड़ेगा। नहीं, आना चाहते हो, नॉलेज है कि इसमें आने का फ़ायदा है, तो खुद से आओ। ठीक है, दैट इज इट इज़ अ वॉलेंट्री एंड ऑप्शनल स्कीम। अब बात आती है, मैंने बोला अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स नहीं बनाने पड़ेंगे, इजी कंप्लाइंस है। अब मैम आपने एक बात और बोली थी, क्या दोस्तों? मैम आपने कहा था हर महीने रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है, तो कितने टाइम में करनी है? कंपोजिशन स्कीम वाले पर्सन को, अब आप मानोगे नहीं, बिलीव नहीं करोगे, कंपोजिशन स्कीम वाले पर्सन को साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार अपनी रिटर्न फाइल करनी है। येस, यू हर्ड इट राइट, कोई ट्रिक, कोई इसमें वो नहीं है। उसको साल में एक बार, यानी एक सिंपल एनुअल रिटर्न देनी है। हाँ, अब फिर टैक्स की पेमेंट कब करनी है? हाँ, वो हर 3 महीने के बाद, दैट इज़ एवरी क्वार्टर, आफ्टर एवरी क्वार्टर उसको टैक्स की पेमेंट करनी है, लेकिन रिटर्न जो फाइल करनी है वो सिर्फ साल में एक बार करनी है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर आता है कंपोजिशन स्कीम के कुछ सेक्शन वगैरह देख लेते हैं कि इसका सेक्शन क्या रहता है। ठीक है, रेडी हो? यस, अब देखो कंपोजिशन स्कीम का जो सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 10। ये दो पार्ट्स में हमारे पास आया। पहले आया था जब कंपोजिशन स्कीम इंट्रोड्यूस हुई, तो सेक्शन आया सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 2। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या था ना, जब ये सेक्शन आया तो ये बेसिकली सिर्फ गुड्स के लिए आया था, गुड्स के लिए, प्लस साथ में आ गया था रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए, और किसी के लिए नहीं आया, नहीं, और किसी के लिए नहीं आया। एक गुड्स के लिए आ गया था और एक रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए आ गया था। फिर उन्होंने बोला कि भाई अगर ये गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए ही है, तो फिर बाकी सर्विस प्रोवाइडर्स ने कहा व्हाट यू थिंक ऑफ आवरसेल्व्स, क्या हम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है गवर्नमेंट? आपने क्या किया, सेक्शन 10 लेकर आ गए गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विस के लिए। बाकी तो उन्होंने कहा रुको, देखो अब हो तो आप भी इंपॉर्टेंट, नाराज मत हो। तो स्टार्टिंग में उनके लिए सेक्शन नहीं आया था, स्टार्टिंग में सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए नोटिफिकेशन आई थी। क्या आई थी? नोटिफिकेशन। याद आ रहा है ना, क्लास में सब कुछ किया हुआ है। नोटिफिकेशन नंबर 2/2019। ओके, ये उसके बाद क्या हुआ, अब मैंने बोला कि ये सेक्शन आया था गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विस के लिए, इट मीन्स ये गुड्स पर एप्लीकेबल है। इसको कहते हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 को कंपोजिशन स्कीम रेफर्ड फॉर गुड्स, और
फिर एक नया सबसेक्शन आया, दैट इज सबसेक्शन 2A, उसको कहते हैं कंपोजिशन स्कीम रेफर्ड फॉर सर्विसेज। ठीक है, अब मैम आप बार बार बोल रहे हो कंपोजिशन स्कीम रेफर्ड फॉर सर्विसेज, देन व्हाई यू आर नॉट सेइंग कि ये जो रेस्टोरेंट सर्विस वाला है वो भी इसी में आएगा। तो सुनो, स्टार्टिंग में गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विस के लिए आया, तो गुड्स के साथ साथ ही सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन नंबर 2 में रेस्टोरेंट सर्विस भी इक्वली एप्लीकेबल होती है। मतलब जितने प्रोविजन गुड्स के लिए उतने ही रेस्टोरेंट सर्विस के लिए। ठीक है, जैसा मैंने आपको बोला पहले ये नोटिफिकेशन के थ्रू आया था। अब यार ये स्मॉल टैक्स पेयर्स होते कौन है? एक तो ये बड़ी दिक्कत है कि ये स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं क्या। तो मेरी बात सुनो, जो टर्नओवर लिमिट है ना, इसको दो पार्ट्स में पहले गुड्स के लिए समझते हैं, फिर समझेंगे सर्विसेज के लिए। रिविजन सेशन है, मैं स्पीड थोड़ी फास्ट रख रही हूँ जिससे कि आप जल्दी से रिवाइज कर सको। किसी को डाउट्स आ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, साथ ही साथ एक बात और, अगर रिवीजन क्लास अच्छी लग रही है, ऐसी बहुत सारे टॉपिक्स की क्लास चाहते हो, आपको पता है मैं आपको CA में इंटरमीडिएट का टैक्सेशन करवा रही हूँ, साथ में ही CA में इंटरमीडिएट का फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी करवा रही हूँ। तो उसमें से कहीं कोई डाउट आ रहा है, किसी टॉपिक के रिवीजन चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हर रिवीजन वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, ये तो आप सब बहुत स्मार्ट हो, बेल आइकन तो प्रेस कर लोगे ना? यस डेफिनेटली, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। ओके, अब गुड्स के केस में उन्होंने कहा कि जो भी गुड्स वाले पर्सन है, जो गुड्स या रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है, उसको ये चेक करना है अगर उसकी टर्नओवर अप टू 1.5 CR है। कब है? पिछले साल में, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर उस पर्सन की टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है, तो उसको ये बोला गया कि अगर आपकी पिछले साल की टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है, यानी आप एक छोटे टैक्स पेयर थे, या 1.5 करोड़ की टर्नओवर है, प्रॉफिट नहीं है। अब आप सोचोगे इतना तो प्रॉफिट ले गया, प्रॉफिट नहीं है, सेल्स है, टर्नओवर है। ठीक है, तो इन दैट केस उसको बोलेंगे भाई ये स्मॉल टैक्स पेयर है इस साल के लिए, तो वो कंपोजिशन स्कीम में आ सकता है। अब ये क्या दिख रहा है, ये व्हाट इज दिस USA M3NT? देखो, एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होती है। अब 11 में से 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को सेक्शन 10 भी मान रहा है कि हाँ भाई ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं। अब वो कौन सी हैं? दे आर, मैंने मेमोरी टेक्निक बनाई है एक उनके लिए, USA M3NT। ठीक है, एक बार देखिए कौन कौन सी है। पहले मैम इसमें स्पेशल वाला क्या है, अब इसको कुछ अलग से ट्रीटमेंट है? हाँ है। उनके केस में बोला हम इनको स्मॉल टैक्स पेयर सिर्फ तब मानेंगे अगर इनकी पिछले साल की टर्नओवर अप टू ₹75 लाख है, यानी अप टू ₹1.5 CR नहीं, अप टू ₹75 लाख, उसका पूरा आधा कर दिया, 1.5 करोड़ का आधा 75 लाख। ठीक है, अब ये USA M3NT कौन कौन सी है इसी तरीके से याद रख पाओगे। U फॉर उत्तराखंड, S फॉर सिक्किम, A फॉर अरुणाचल प्रदेश, M3 यानी मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, N नागालैंड, T त्रिपुरा। ठीक है, दीज आर द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। अब पहली लिमिट टर्नओवर लिमिट आ गई गुड्स के लिए 1.5 CR अदर देन USA M3NT। अगर USA M3NT है तो 75 लाख। नाउ द थिंग इज, फिर सर्विसेज के केस में कितनी है? सर्विसेज के केस में है सिर्फ और सिर्फ 50 लाख। कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 50 लाख, अप टू ₹50 लाख। ठीक है, अगर पिछले साल में किसी की टर्नओवर अप टू ₹50 लाख थी, तो इन दैट केस वो इस साल में अपने आप को कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर कर पाएगा, वरना नहीं। नेक्स्ट, अब टर्नओवर होता क्या है? मैंने बोला टर्नओवर मतलब सेल्स। तो कौन सी वाली सेल्स? टैक्सेबल वाली, एग्जाम्प्ट वाली, नॉन टैक्सेबल वाली, कौन सी? तो अब मेरी बात सुनना दोस्तों, टर्नओवर नहीं एग्रीगेट टर्नओवर बोलने की प्रैक्टिस करो। क्या प्रैक्टिस करोगे? जरा मेरे साथ ना रिपीट करते जाया करो। अरे आपके आसपास पता चलने दो, पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो रिपीट करो, बोल के रिपीट करो। टर्नओवर नहीं एग्रीगेट टर्नओवर, टर्नओवर नहीं एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है आउट सम ऑफ टोटल, यानी सम टोटल, जितनी भी तरीके की हो। आई एम रिपीटिंग, जितने भी तरीके की हो। इट मीन्स टैक्सेबल है, एग्जाम्प्ट है, इंटरस्टेट है, एक्सपोर्ट है, जो मर्जी है सबको ऐड करो, बस वो सप्लाई होनी चाहिए। अब हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है, सप्लाई दो तरीके की होती है, इनवर्ड सप्लाई एंड आउटवर्ड सप्लाई। अच्छा, सेल किसको कहते थे? इनवर्ड को, परचेज को, या जो सेल कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, बाहर जाने वाले को ना। तो हम एग्रीगेट टर्नओवर में कंसिडर करेंगे सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है, अब ऑब्वियसली जो सेल कर रहे हो उसी पे तो टैक्स देने का बनेगा कुछ, तो आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड नहीं देखेंगे। ठीक है,
अब आउटवर्ड में कौन सी, चाहे वो टैक्सेबल हो, एग्जाम्प्ट हो, हाँ जी रिपीट कर रही हूँ, चाहे एग्जाम्प्ट हो वो भी चेक करोगे पिछले साल की कि कितनी है। अब चाहे कुछ एक्सपोर्ट करा हो, चाहे कुछ इंटरस्टेट करा हो, सबको पिछले साल की है तो एक्सपोर्ट और इंटरस्टेट भी ऐड होगी, सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें से माइनस क्या करेंगे, तो देखो अब हमने क्या किया होता है, हम सब ने पढ़ा हुआ है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, देखना ध्यान से। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में मैंने आपको पढ़ाया था कुछ परचेजेस ऐसी हैं जिन पर परचेज करते टाइम एज अ रेसिपिएंट हमें टैक्स पे करना होता है। अब कन्फ्यूज़न ये आ रही थी कि सबको लगा हमने टैक्स पे किया है, यानी हमने टैक्स पे किया है ना, अब जो हमने टैक्स पे किया है तो उसको भी हम आउटवर्ड सप्लाईज में ऐड करेंगे, नहीं टर्नओवर में ऐड करेंगे, नहीं। तो ऐसी वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई, बिकॉज वो इनवर्ड है यार, आउटवर्ड नहीं है, जिस पर कि आरसीएम में टैक्स पे किया है, बेशक हमने टैक्स पे किया है फिर भी ऐड नहीं करेंगे, करी हुई है तो माइनस कर दो। अच्छा और क्या माइनस करोगे, अब देखो हो सकता है वो पर्सन पिछले साल नॉर्मल टैक्स पेयर था तो वो जीएसटी भी कलेक्ट करता होगा, हाँ। अब उसने जितना भी टैक्सेबल सप्लाईज में से पिछले साल जीएसटी कलेक्ट किया हुआ है उसको माइनस कर दो, क्योंकि जीएसटी कलेक्ट करके अपनी पॉकेट में नहीं रखा होगा, गवर्नमेंट को दे चुका है, तो उसको हम माइनस कर देंगे टर्नओवर में से। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब आता है कि यहाँ पर, हाँ मैंने सब कुछ नोट्स में मेंशन किया हुआ है तो टेंशन ना लो। वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन आरसीएम बेसिस, टैक्सेस इंक्लूडिंग सेस पेड अंडर जीएसटी, सेस यानी जीएसटी कंपनसेशन सेस, ये। अब है वैल्यू ऑफ एग्जाम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मैम अभी आपने पढ़ाया था टैक्सेबल हो चाहे एग्जाम्प्ट हो सब ऐड होंगे। अरे रुको मैं बता रही हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो आपको पता है जब भी कोई पर्सन बिजनेस कर रहा होता है, अब पता है बिजनेस में ना ये नॉर्मल प्रैक्टिस होती है कि आपस में लोग ये कह देते हैं, सुनो भाया मैं आपको पेमेंट 10 दिन के बाद दे दूंगा, उस पर मैं आपको इंटरेस्ट दे दूंगा, ठीक है 100 रुपये का। एक तरीके से अब उसने 10 दिन के लिए उसको लोन दे दिया या कोई डिपॉजिट दे दिया, एडवांस आ गया उसके पास, जिसका कंसिडरेशन सिर्फ और सिर्फ या तो वो इंटरेस्ट दे देता है उसको, या फिर वो पर्सन कहता है अच्छा ठीक है दे रहा हूँ तो मुझे 5,000 वापस करना, मैं आज तुम्हें 4,500 दूंगा, यानी डिस्काउंट पे पैसा दे रहा है, ठीक है। अब इन ऑल दीज केसेस ये माना जाता है कि अगर कोई बिजनेस ऐसा ना करे तो बिजनेस का मार्केट में सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर किसी को ये करना पड़ता है। अब अगर ऐसा कोई बिजनेस कर रहा है तो एक तरीके से देखो वो बिजनेस अपनी सर्विस भी दे रहा है। अब सर्विस दे रहा है तो प्रैक्टिकली हमें बोलना चाहिए इसको आउटवर्ड सप्लाईज में ऐड कर दो, हाँ चाहे गुड्स हो सर्विस हो सब ऐड होता है, यस सब ऐड होता है, चाहे गुड्स के लिए चेक करो चाहे सर्विस के लिए, सारी ऐड होगी, ध्यान रखना ये, क्योंकि पिछले साल में वो नॉर्मल की तरह काम कर रहा था। अब इसने बोला फिर ये सर्विस ऐड अगर कर दी ना तो किसी भी बिजनेस के लिए ये लिमिट मायने ही नहीं रहेगी, क्योंकि वो क्रॉस कर जाएगी इजीली, जबकि ये तो नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है। तो गवर्नमेंट ने बोला, जीएसटी लॉ सेक्शन 10 ने बोला इसको ऐड नहीं करोगे। अब इसको अगर जब हम एग्जाम्पशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आप देखोगे वैसे ये एग्जाम्प्ट सप्लाई भी होती है, इस पर जीएसटी भी नहीं लगता, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ एक ये वाली एग्जाम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विस ऐसी है जो ऐड नहीं हो रही, बाकी सब होंगी। इसका मैंने रीज़न बता दिया, इट्स अ नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस, ठीक है। अब नेक्स्ट रेट्स ऑफ टैक्सेस कितने कितने रहते हैं, तो रेट्स ऑफ टैक्सेस पहली बात यहाँ पर आ रही है गुड्स के केस की, किसकी, गुड्स की और रेस्टोरेंट सर्विस की, ओके। अब गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विस के केस में 3 पर्सन आते हैं, 3 कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन है। पहली है मैन्युफैक्चरर जो सामान बना रहे हैं, उनके लिए टैक्स रेट रहता है 0.5% CGST प्लस 0.5% SGST। अब आपको लग रहा होगा मैम यानी 1% का IGST नहीं, ये मैंने इफेक्टिव रेट लिख दिया, ठीक है, कि टोटल इतना बनता है। लेकिन मेरी बात सुनो बहुत ज़्यादा ध्यान से, कभी भी अगर कोई पर्सन कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर हो रहा है, उसको बोला आप छोटे टैक्स पेयर होना, तो हम ये मानेंगे आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करोगे, यानी उसको एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि अगर वो पर्सन कंपोजिशन टैक्स पेयर है तो वो इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये जो आया ये सिर्फ 0.5% CGST और 0.5% SGST आया। अब एक बात और, ये है क्या समझ नहीं आ रहा, सुनो, कंपोजिशन टैक्स पेयर को कभी भी वो अपने कस्टमर से, मान लो ये चिंतामणि उसकी शॉप पर आया, तो वो चिंतामणि से कभी भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, उसको ये राइट ही नहीं दिया गया। उसको बोला गया है इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग द टैक्स फ्रॉम योर कस्टमर व्हाट यू आर सपोज टू डू इज
कि आपको अपनी टर्नओवर के बेसिस पर अपनी पॉकेट से टैक्स देना है। फिर किस बात का आसान हुआ ये तो मतलब पहले तो फिर भी कस्टमर से लेकर गवर्नमेंट को दे रहे थे, जहाँ कस्टमर से 18% GST चार्ज कर रहे थे, खुद सिर्फ 1% देना है, यानी आधा % CGST आधा % SGST, ठीक है, अपनी टर्नओवर के बेसिस पर। अब वो कौन सी टर्नओवर होगी वो भी बताती हूँ, ठीक है। सो दैट इज़ हाफ प्लस हाफ, 1 सिर्फ इफेक्टिव रेट है, वैसे ये आधा % CGST आधा % SGST। अब मैम ये मैन्युफैक्चरर्स के आगे ना कुछ #1 दिख रहा है, ये क्या है? रुक जाओ, ज़्यादा इंस्टा करने लगी हो तो #1। अब क्या होता है, अच्छा हाँ, इंस्टाग्राम से याद आया, मैं बहुत उस पर एजुकेशनल रील्स डाल रही हूँ, उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। यस, चलो हाँ, इंस्टा का लिंक भी आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। अब 4 मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जिनको बोला आप कंपोजिशन में नहीं आ सकते, हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। अब ये कौन कौन से हैं? पहला है कंपोजिशन स्कीम में जो नहीं आ सकता, द वेरी फर्स्ट इज जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा आइसक्रीम की, ट्रेडिंग कर रहा है, सेल कर रहा है आइसक्रीम, उससे हम खरीद रहे हैं, उसकी बात नहीं हो रहा। जो आइसक्रीम बना रहा है, जो पान मसाला बना रहा है। अब देखो होता क्या, जब भी माइंड में आइसक्रीम आता है आप सोच रहे होंगे अच्छा यानी आइसक्रीम वालों को नहीं है, सॉफ्ट ड्रिंक्स वालों को है। तो बात सुनो, आइसक्रीम हो चाहे एरेटेड वाटर हो, एरेटेड वाटर का मतलब होता है वो पानी जिसमें सोडा मिला होता है, यानी हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स वाला, ठीक है। आइसक्रीम, एरेटेड वाटर, पान मसाला, टोबैको, ये चारों कैटेगरीज ऐसी हैं, आइसक्रीम, एरेटेड वाटर, पान मसाला, टोबैको, इनके मैन्युफैक्चरर्स को कंपोजिशन में अलाउड नहीं। सेकेंड हमारे पास आया रेस्टोरेंट सर्विसेज। रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए केस, रेट ऑफ टैक्स है 2.5% CGST, 2.5% SGST। याद करना है, बिल्कुल याद करना है, पेपर में वो पूछ सकता है, ठीक है। थर्ड, अगर इनके अलावा कोई भी सप्लायर है, कोई ट्रेडिंग कर रहा है या कुछ भी, तो उसके लिए भी सेम ये फर्स्ट वाला रेट है, डेट इज़ 0.5% CGST, 0.5% SGST। तो आपको करने 2 ही रेट्स याद हैं, बस कैटेगरी 3 है, ठीक है। एक रेट है 0.5%, एक है 2.5%। फिर मैम सर्विसेज के लिए भी अलग से, सर्विसेज के लिए सिर्फ एक रेट है, डैट इज़ 3% CGST, 3% SGST, इसका मतलब 6% का इफेक्टिव रेट, बस, ठीक है। अब ये टर्नओवर है कौन सी जिसके बेसिस पर देना है? तो देखो हमें पता है GST जो होता है वो हमें स्टेट वाइज लेना होता है, GST रजिस्ट्रेशन। तो उसने बोला सपोज एक पर्सन हरियाणा से है, अब उसने जब हरियाणा से GST रजिस्ट्रेशन लिया तो अपनी हरियाणा की टर्नओवर के ऊपर वो ये वाला इफेक्टिव रेट देगा, ठीक है। सो ऑल टैक्स रेट्स आर ऑफ टर्नओवर इन अ पर्टिकुलर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ओके, यस। चलो अब ये भी हमने कर लिया, दैट रेट्स ऑफ टैक्सेस इन केस ऑफ सर्विसेज। अब यहाँ पे बात आई मैम टर्नओवर कौन सी लेनी है? तो स्टूडेंट्स टर्नओवर सेम लेनी है जो एग्रीगेट के टाइम पे ली थी, बस एग्रीगेट वाली जब देखी थी तो हमने पूरे इंडिया की देखी थी। क्या करी थी? पूरे इंडिया, पूरे भारत की देखी थी, ठीक है, जहाँ से। अब मैम पूरे इंडिया की कैसे? GST रजिस्ट्रेशन तो हमने एक जगह से ही ले सकते हैं, मतलब एक स्टेट के लिए एक रजिस्ट्रेशन। सुनो, हम जब एग्रीगेट टर्नओवर चेक करते हैं तो पैन बेसिस पे करते हैं, मतलब आपको पता है GST रजिस्ट्रेशन लेते टाइम एक हमारा एक डॉक्यूमेंट कॉमन होता है जिसके बेसिस पे हमें रजिस्ट्रेशन मिलता है, दैट इज़ पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो जहाँ से सेम परमानेंट अकाउंट नंबर के बेसिस पर जितने भी GST हैं सबकी टर्नओवर उसमें ऐड होती है, तभी तो पता चलेगा बंदा छोटा है या बड़ा है, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे GST वाले यानी अब टर्नओवर की, तो हम एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी की देखेंगे, सेम वही वाली, दैट इज इंटरस्टेट एग्जाम नहीं। अब इसमें कुछ चेंज आएगा, कैसे वो सुनना। मैंने वहाँ पे आपको बोला था, देखो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज यस, एग्जाम सप्लाईज यस। अब एक्सपोर्ट्स और इंटरस्टेट की बात सुनना, जो हमारा अब पर्सन है कंपोजिशन स्कीम वाला, जब उसने कंपोजिशन स्कीम ले ली ना तो ये 2 पॉइंट्स आएंगे नहीं। क्यों? रट्टाफिकेशन, अरे नहीं, लॉजिक समझो, क्योंकि वेन एवर अ पर्सन टेक रजिस्ट्रेशन अंडर कंपोजिशन स्कीम दैट पर्सन इज नॉट अलाउड टू डू इंटरस्टेट सप्लाईज, और एक्सपोर्ट भी इंटरस्टेट होती है तो अब उसको अलाउड नहीं है, इसलिए बाकी सब सेम। RCM के बेसिस पे इन्वर्स सप्लाईज है माइनस, टैक्सेस वगैरह पे किए हैं पिछले साल माइनस, इस साल तो उसने करे नहीं होंगे क्योंकि कंपोजिशन स्कीम का है वो, तो उसने किसी से कलेक्ट नहीं करे होंगे, दैट मीन्स अब एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विस वो इंटरेस्ट लोन वाली यस, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगी, तो और बाकी सब कुछ यहाँ सेम है। अब आता है कौन कौन से ऐसे पर्सन है जो कि कंपोजिशन स्कीम में आ नहीं सकते, बेचारों को बोल दिया भाई यू आर नॉट एलिजिबल। तो पहला वो आया पॉइंट, ध्यान से MCQ आने का चांस है इस पर। देखो अगर कोई भी पर्सन इस तरीके की सप्लाई कर रहा है
कि जो सप्लायर है वो किसी ऐसी सप्लाई में एंगेज है, यानी वो कुछ ऐसा सप्लाई कर रहा है जिस पर कि टैक्स नहीं लगता, वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। अगर वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है ना, तो इन्होंने बोला अगर आप कुछ एक भी ऐसा गुड्स या सर्विस में हो जो कि नॉन टैक्सेबल है तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले पाओगे, ठीक है। सेकेंड, अगर इंटरस्टेट सप्लाईज वो नहीं कर सकता। थर्ड, अगर कोई भी पर्सन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल कर रहा है। अब ये क्या होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल उसने कहा, मान लो जैसे कोई भी पर्सन अमेज़ॉन पे रजिस्टर है। अब अमेज़ॉन एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है ना कि उस पर जितने भी सेलर्स रजिस्टर हैं उनको ये बोला गया कि जब भी अमेज़ॉन आपको पेमेंट देगा तो वो आपसे टैक्स कलेक्ट करेगा, इनकम टैक्स नहीं, जीएसटी कलेक्ट करता है वो, ठीक है। अब उनको ये बोला भाई आपका तो जीएसटी ही कलेक्ट होना है, यानी वो जीएसटी आगे एडजस्ट होगा तो आपका कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। और पहली बात तो मेनली मोस्टली क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स इंटरस्टेट सप्लाई भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स सबके लिए नहीं है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स हु आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52, उनके अंडर जितने भी सेलर्स हैं दे आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी, ठीक है। तो जो भी सप्लाई कर रहा है थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिस पर टीसीएस का प्रोविजन है सेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट का, नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर है, आइसक्रीम, एरेटेड वाटर, पान मसाला, टोबैको नहीं कर सकता। अगर कोई भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है वो भी कंपोजिशन में नहीं आ पाएगा। अब इसका रीज़न क्या है आपको पता है, सीटीपी और एनआरटीपी को ये बोला जाता है कि आपको जब रजिस्ट्रेशन लेना है तो आप अपनी सप्लाई सेल को एडवांस में एस्टिमेट कर कर उस पर जितना भी टैक्स बनता है वो हमको पे कर दो, ठीक है। तो उनके लिए कंपोजिशन नॉट अलाउड। उसके बाद बात आई, अगर कोई भी सप्लाई कर रहा है सर्विसेज वो कि मोर देन लिमिट ऑफ मार्जिनल सप्लाई, ये क्या है, टेंशन नहीं लेने का, आई एम हेयर ना सो नो फेयर। मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होती है देखिए, अब यहाँ बोला गया जी देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम करते हैं, हम ना टीवी सप्लाई करते हैं, ठीक है, और हम उसको साथ के साथ में रिपेयरिंग की सर्विसेज भी देते हैं। अब ये बोला गया देखो या तो गुड्स दे लो या सर्विस दे लो, आप दोनों में मत आओ अगर कंपोजिशन में आना है। उसने बोला कि बात सुनिए, अब यहाँ पर चिंतामणि आया, चिंतामणि ने कहा जीएसटी लॉ मेरी बात सुनो, अगर मैं टीवी के साथ रिपेयरिंग सर्विस नहीं देता तो मेरा बिजनेस चल नहीं पा रहा, मुझे देनी पड़ेगी, आप कोई रास्ता निकालो। तो उन्होंने कहा एक काम करो, आप सर्विस दो गुड्स के साथ, या गुड्स के साथ हमेशा कंबाइंड में कौन आ रहा है सेक्शन 10 के लिए, रेस्टोरेंट सर्विस के, ठीक है। आप गुड्स या रेस्टोरेंट सर्विस के साथ अदर सर्विसेज दो, लेकिन एक लिमिट तक दो। अब वो लिमिट को हम कहते हैं मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। अब वो लिमिट क्या है वो सुने, ये अब वो लिमिट है स्टूडेंट्स यहाँ पर, दैट इज उसने बोला जितना भी पिछले साल का टर्नओवर था उसका 10% या फिर ₹5 लाख विच एवर इज हायर, ठीक है। तो जो भी होगा उतने तक वो गुड्स या रेस्टोरेंट सर्विस के साथ अदर सर्विस दे पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। अब एक ट्रिक बता दूँ, ये पहले ये रिपीट कर लो, 10% ऑफ टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर या 5 लाख रुपए जो भी ज़्यादा होगा, मैंने एरो लगा दिया है, विच एवर इज हायर। अब एक ट्रिक, अगर देखो टर्नओवर है अप टू 50 लाख या लेस देन 50 लाख, तो आंसर हमेशा आने वाला है 5 लाख। कैसे, मान लो 49 लाख है, 10% ऑफ 49 4,90,000 और 5 लाख विच एवर इज हायर 5 लाख, ठीक है। तो आप एमसीक्यू में इजीली सॉल्व कर पाओगे। अगर टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा है तो आंसर हमेशा ए रहेगा, दैट इज टर्नओवर जो उसके केस में 10% ऑफ टर्नओवर, क्योंकि वो 5 लाख से ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। यस, अच्छा, इस टर्नओवर से भी वही वाली इंटरेस्ट इनकम, डिस्काउंट इनकम वो माइनस रखनी है, उसको कंसिडर ही नहीं करना। चलो फिर क्या कोई कंडीशन या रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है कंपोजिशन लेवी वाले पर्सनस पर? हाँ लगा दी है, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। अब क्या वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर टैक्स पे कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन कौन से वाला? अगर आरसीएम सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 या सबसेक्शन 4 वाला है, ध्यान आ गया ये, तब तो कर सकते हैं। लेकिन अगर सबसेक्शन 5 वाला है, मैम अब सबसेक्शन 5 क्या है? याद करो मैंने आपको बताया था 3 कैटेगरीज ऐसी हैं जो सबसेक्शन 5 में कवर हो रही हैं, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं। कौन कौन से याद करिए, एक तो जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस दे रहे हैं लाइक ओला उबर, ठीक है। सेकेंड, जो कौन सी सर्विस दे रहे हैं, जो हाउस कीपिंग की सर्विस दे रहे हैं लाइक अर्बन क्लैब। थर्ड, कौन सी बोली थी मैंने, जो अकोमोडेशन की सर्विस दे रहे हैं जैसे कि ओयो। अब इनके केसेस में इनको रेसिपिएंट माना जाता है, तभी आरसीएम आता है। रेसिपिएंट कैसे हुए ये? क्योंकि ओला है वो ड्राइवर की सर्विस ले रहा है,
तब वो पैसेंजर्स को दे रहा है सर्विस, ठीक है। तो वो वाले ये वाले जो पर्सन्स हैं ये कंपोजिशन में नहीं आ पाएंगे, बिल्कुल ध्यान से। यस, चलो अब कैसे पता चले इस दुकान में जाएंगे तो ये हमसे टैक्स नहीं ले पाएगा, इसीलिए बोला कि सुनो आपको अपने हर बिल ऑफ सप्लाई पे, यार देखो क्लियर सी बात है, वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता तो उसका इन्वॉइस नहीं होगा, क्योंकि उसके बिल को बिल ऑफ सप्लाई बोलेंगे। इन्वॉइस वो होता है जहाँ पर टैक्स कलेक्ट होता है, ठीक है। उसको हर बिल ऑफ सप्लाई पे ये मेंशन करना पड़ेगा, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई, दैट इज अ रिस्ट्रिक्शन, जिससे कि कस्टमर्स को बताओ इसको टैक्स नहीं देना। अब दुकान के अंदर यही देख के जाना चाहते हो तो उसको अपने हर नोटिस साइन बोर्ड पर, अपने प्रिंसिपल प्लेस और हर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पर ये लिखना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, उसको बोला कि अगर आप पर वो कैटेगरी आ रही है, कौन से वाली, मैंने आपको कैटेगरी पढ़ाई थी बिल्डर और प्रमोटर वाली। क्या था बिल्डर और प्रमोटर की कैटेगरी में? बिल्डर और प्रमोटर की कैटेगरी में उनको बोला गया था कि देखो अगर आप एक बिल्डर और प्रमोटर हो तो आप कंपोजिशन स्कीम में, अगर आपको कंपोजिशन स्कीम में आना है तो ध्यान रखना कि आप इनमें से एक भी जो प्रोविज़न है उसको वायलेट ना करो। पहला क्या था, उनको बोला गया था, बेसिकली देखो इनको बोला कि अगर आपने एक भी प्रोविज़न वायलेट किया है तो आपको कंपोजिशन में नहीं आ पाओगे, आप पर RCM भी लग रहा है। कैसे देखें? यस, अब लेट्स सी क्या कह रहा है। उसको बोला एक तो आपको इफ़ यू आर अ बिल्डर और प्रमोटर, आप बिल्डिंग्स बनाते हो तो जितना भी इनपुट आप ले रहे हो वो एटलीस्ट 80% इनपुट या इनपुट सर्विसेज ऐसी होनी चाहिए जो आपने रजिस्टर्ड पर्सन से ली होगी, तभी आपने उसको टैक्स दिया होगा, वो हमें गवर्नमेंट को दे देगा। अगर वो 80% से कम है तो जितना भी कम है, फॉर एग्जाम्पल आपने 69% ऑफ योर टोटल सर्विसेज ऑफ योर टोटल इनपुट्स आपने रजिस्टर्ड से लिया है, तो 80 - 69 कितने का शॉर्टफॉल हुआ? 11 का। तो 11% पर आप हमको RCM पर टैक्स पे करोगे, ठीक है। अब उसको बोला अगर उसको ऐसा करना है, अगर उसको RCM पर ऐसा टैक्स पे करना है तो ध्यान रखना वो टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका हो। अगर वो डिफ़ॉल्टर है, उसने टैक्स पे नहीं करा तो वो कंपोजिशन में नहीं आ पाएगा। सेकेंड, मैम क्या कोई और कंडीशन है? हाँ है। अच्छा, अब जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम क्लास में कर लिया, मैम ये वाला पॉइंट अभी नहीं आया था बिकॉज क्लास में अभी मैं रिविज़न करवा रही हूँ समराइज़ करके, क्लास में ये मैं आपको ITC के साथ करवाऊँगी, तो टेंशन ना लो, ठीक है। अब अगर उसने, ये तो थी इनपुट, अगर उसने सीमेंट किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिया है तो उस पर भी RCM पर टैक्स पे करे। अगर उसने कैपिटल गुड्स लिए हैं तो कैपिटल गुड्स का GST उसको RCM पर ही देना है, ठीक है। अगर ऐसा है तो RCM वाला टैक्स वो पे कर दे, तभी कंपोजिशन में आ पाएगा, डिफ़ॉल्टर ना बने। फिर अब अगर उसको कंपोजिशन लेवी लेनी है तो किसी को बताना तो पड़ेगा, हाँ यार बताना पड़ेगा। अब दो तरीके के पर्सन आएंगे, एक जो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, सेकेंड जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है। अगर वो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म आता है, न्यू एप्लीकेशन फॉर्म आता है, वो होता है GST REG 01 में, ठीक है। अब GST REG 01 इज़ एन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसमें पार्ट B में वो मेंशन कर दे कि मुझे कंपोजिशन लेना है। कंपोजिशन में कब से माना जाएगा? जब से उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा। सेकेंड, ऑलरेडी रजिस्टर्ड था यानी पहले नॉर्मल कैटेगरी में था, ठीक है। नॉर्मल से कंपोजिशन में आना है तो एक फॉर्म आता है, दैट इज़ GST, मैंने लिखा हुआ है सब कुछ नोट्स में, GST CMP 02, GST CMP 02, ठीक है। इसको उसको फाइल करना है। कब फाइल करना है? फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग से पहले, 1 अप्रैल से पहले साथ में जितना भी उसके पास पिछले साल का ITC था, क्योंकि अब वो ITC क्लेम नहीं कर पाएगा यार, 1% टैक्स देना, उसमें भी ITC क्लेम करेगा नहीं, तो उस ITC के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। वो किस में? GST ITC 03 में। किस में? GST ITC 03 में। ये GST CMP 02 एंड ITC 03 कब देनी है? तो रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले, रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के 60 दिन के अंदर अंदर, विदिन 60 डेज, ठीक है। अब मैम अगर एक बार कंपोजिशन लेवी में रजिस्ट्रेशन ले लिया, क्या स्कूल में जैसे हर साल एडमिशन करवाना पड़ता है, हर साल उसका रिन्यूअल लगता है, क्या इसमें भी होगा? नहीं। अब देखो कब कब उसके लिए वहाँ पे उसकी जो वैलिडिटी है ख़त्म होगी, अनटिल एंड अनलेस ऐसा कुछ हो वैलिडिटी ख़त्म नहीं होती। पहला, उसने कोई ना कोई कंडीशन जो है वो सीज कर दी, मतलब टर्नओवर ज़्यादा चली गई इस साल में या कुछ भी, तो इन दैट केस जिस दिन भी वो सीजिंग डेट है, यानी जिस दिन उसकी वायलेशन हो गई, अब ये सीजिंग डेट सिर्फ एक वर्ड है, एग्जाम में लिखोगे ऑन द डेट व्हेन द कंडीशन वायलेट्स, ठीक है, ये नहीं लिखना है, ये मेमोरी ट्रिक है, मार्क कर लेना। तो उस दिन से उसको टैक्स इनवॉइस इशू करना है और एक इंटीमेशन फाइल करनी है विदिन 7 डेज, 7 दिन के अंदर अंदर
अब इफेक्टिव डेट कौन सी होगी, तो जो भी डेट वो अपनी इंटीमेशन में मेंशन करेगा, लेकिन ध्यान रखना फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग से पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। यस, चलो अब मैम अगर उसने खुद से, अगर वो खुद चाहता है कि मैं विड्रॉ कर लूँ ड्यू टू एनी रीज़न, तो ठीक है, इंटीमेशन फाइल कर दे, इफेक्टिव डेट रहेगी सेम, लेकिन फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग से पहले नहीं। अब ये मैंने हैशटैग इसलिए लगाया कि जैसा सेम इसमें लिखा हुआ है ऐसा ही सेम है, इट मीन्स इफेक्टिव डेट का प्रोविज़न सेम है। थर्ड आता है प्रॉपर ऑफिसर, ये कह रहा है मैं इसके ऑप्शन को डिनाई कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या है, प्रॉपर ऑफिसर को लगा कि अब से जो ये है द पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू पे टैक्स, वो टैक्स नहीं दे पा रहा हमें, या फिर उसने कोई और प्रोविज़न कॉन्ट्रावेन कर दिया। इन दैट केस वो एक शो कॉज नोटिस इशू करेगा कि रजिस्टर्ड पर्सन रिप्लाई करो। रजिस्टर्ड पर्सन के रिप्लाई आने के बाद प्रॉपर ऑफिसर या तो उसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन होगा। सेकेंड, मैम इफेक्टिव डेट कौन सी मानेंगे, अगर ऑप्शन जो है वो प्रॉपर ऑफिसर ने डिनाई किया है तो जो भी टैक्स ऑफिसर डेट डिटरमाइन कर रहे हैं वो, अब वो डेट आगे से भी हो सकती है, प्रोस्पेक्टिव भी, पीछे की डेट भी, रेट्रोस्पेक्टिव भी, लेकिन जिस डेट वो कह रहे हैं कि आपने ये गलती करी तब हम आपका ऑप्शन डिनाई कर रहे हैं, उससे पहला का नहीं होगा, ठीक है। तो इट शेल नॉट बी प्रायर टू डेट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। अब एक बात ध्यान रखना, मैम हरियाणा से कंपोजिशन में आ जाऊँ, उत्तर प्रदेश से नॉर्मल में, तमिलनाडु से कंपोजिशन में नहीं, या तो पूरे इंडिया से कंपोजिशन में या पूरे इंडिया से नॉर्मल में, ठीक है। टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएगा, वो क्रेडिट चेन आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा, यानी क्रेडिट चेन में एंटर नहीं कर पाएगा। अब अगर वो कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं था फिर भी लिए जा रहा है तो उसको पेनल्टी लगती है सेक्शन 73 और सेक्शन 74 की। अब एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका पूरा का पूरा कंपोजिशन स्कीम आज रिवाइज, ठीक है। आपको भी पता है अगर कंपोजिशन स्कीम पढ़ने जाओगे पूरे नोट से पढ़ोगे, इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 2.5 आवर्स। तो आप कर क्या सकते हो, इन नोट्स को डाउनलोड कर लेना। ऐसे ही आपके पास बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसके नोट्स आ रहे हैं। डाउनलोड कहाँ से करोगे, प्ले स्टोर पर ऐप है आयुषी बंसल क्लासेस, ठीक है, दैट इज आयुषी बंसल क्लासेस। आप वहाँ से इसको इंस्टॉल कर लो, आपको मैंने लिंक भी दे दिया और आप डाउनलोड कर सकते हो। सेकेंड, अगर ऐसे ही आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग के भी बहुत सारे आने वाले हैं, एंड यस अगर आपको CMA इंटरमीडिएट का लाइव बैच ज्वाइन करना है, ठीक है, लाइव बैच ज्वाइन करना है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी बैचेस स्टार्ट है, उनकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ज़्यादा अभी कुछ हुआ नहीं है तो आप इजीली उसको ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है। अच्छा मैम कहाँ से करना है वो भी आप आयुषी बंसल क्लासेस से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।